कंधे से लेकर कमर तक चीर दिया जाना, गर्दन तक जिंदा जमीन में दबा देना और फिर लकड़ी की आरी से धीरे धीरे सिर अलग करना, या फिर उबलते पानी में डालकर इंसानी सूप बना देना। आपका स्वागत है फ्यूडल एरा जापान में, जहां सम्मान, शर्म और अकल्पनीय पीड़ा एक साथ टकराती थीं और जहां सबसे खतरनाक योद्धाओं को भी बख्शा नहीं जाता था। आज हम खोज रहे हैं प्राचीन जापान की उस बर्बर दुनिया को जहां यातना के तरीके सुनकर ही रूह कांप जाए, और जानेंगे वो एक यातना उपकरण जिसके आगे समुराई तक मौत की भीख मांगने लगते थे। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इतिहास का ऐसा सबक होगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 9, तलवार की जांच। किसी इंसान को कंधे से लेकर कमर तक चीरने के लिए बेहद धारदार तलवार चाहिए होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि जापानी तलवारसाज दुनिया के सबसे बेहतरीन माने जाते थे। हर तलवार को बारीकी से गढ़ा जाता था, कई बार मोड़ा और तह किया जाता था, फिर उसे मजबूत किया जाता था। लेकिन सवाल यह था, ऐसी तलवार का परीक्षण कैसे किया जाए जो हड्डियों और कवच को एक ही बार में काट सके? जवाब सीधा था, असली इंसानी शरीर पर। कभी कभी शव, कैडवर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन जापानी इतिहासकारों के अनुसार कई बार किसी दोषी कैदी को ही चुना जाता था ताकि तलवार बनाने वाले की कला को परखा जा सके। इस प्रथा को तामेशिगिरी कहा जाता था, जो 17वीं सदी के ईदो काल में काफी प्रचलित थी। अगर दोषी व्यक्ति सच में 2 हिस्सों में कट जाता तो तलवारबाज की तारीफ होती, और उसने जिस तलवार से ये कारनामा किया उस पर एक कटिंग सिग्नेचर उकेरा जाता, जिससे उसकी कीमत और बढ़ जाती। इसके बाद 2-3 प्याले साके पीने के बाद कुछ लोग, जो जापानी समाज के सबसे निचले तबके से आते थे, जिनके बारे में आगे बताएंगे, आकर इंसानी अंग भंग को साफ करते और सब अपने अपने घर लौट जाते। किसी कैदी के लिए इस तरह बीच से काट दिया जाना फाइनल डेस्टिनेशन मूवी जैसा डरावना सपना होता। जापान में एक मशहूर कहानी है, जब एक कैदी को आधा करने से ठीक पहले उसने जल्लाद से कहा, अच्छा, तुम मुझे 2 हिस्सों में काटने वाले हो तो काश मैंने पहले कुछ पत्थर निगल लिए होते। नंबर 8, उल्टा लटकाना। मध्यकालीन यूरोप ने यातना के तरीकों की किताब ही लिखती थी। उनका एक मशहूर तरीका था स्ट्रापाडो, जिसमें किसी व्यक्ति के हाथ पीठ के पीछे कसकर बांध दिए जाते और फिर उसे हवा में लटका दिया जाता। ये तरीका अक्सर मौत पर खत्म होता था, लेकिन अगर कोई बच भी जाता तो उसके नसें फट जातीं, लिगामेंट्स टूट जाते और कंधे जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाते। ऐसे में बियर का मग उठाना तो भूल ही जाइए। जब यूरोप में लोगों के बाजू खींच खींच कर तोड़े जा रहे थे, तब जापान का अपना एक अलग संस्करण था। 16वीं और 17वीं सदी में कुछ खास किस्म के कैदियों को सुशी हैंगिंग नाम की यातना दी जाने लगी। ये वही समय था जब समुद्री रास्तों से यूरोपीय व्यापारी जापान पहुंचना शुरू हुए। उनके साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि मिशनरी भी आए, जो यीशु मसीह और उनकी मानवता के लिए अंतिम बलिदान की कहानियां सुनाते थे। शुरुआत में जापानियों ने इन प्रवचनों को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म अपनाने लगे, अधिकारियों को शक हुआ, और जब सहनशीलता का बांध टूटा तो उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने बेरहमी से दमन शुरू कर दिया। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि 16वीं सदी में 26 यूरोपीय मिशनरियों को एक ही दिन में शायद सबसे भयावह तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, और यही घटना जापान में ईसाइयों के बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की शुरुआत बनी। ईसाई धर्म पूरी तरह बैन कर दिया गया, लेकिन सबने देश छोड़ने का आदेश नहीं माना। कम से कम जापानी अधिकारी उन्हें एक मौका देते थे कि अगर वे अपना धर्म त्याग दें तो जान बचाई जा सकती है, और यहीं से हैंगिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ। उन्हें पैरों से उल्टा लटका दिया जाता या फिर हाथों को पीठ के पीछे बांधकर टांग दिया जाता। अगर वे अपने धर्म से मुकर जाते तो उन्हें नीचे उतार दिया जाता और इलाज करके ठीक किया जाता, और ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती जब तक कि वे धर्म त्याग न दें। दर्द इतना भयानक था कि कुछ मिशनरियों ने सच में धर्म बदल दिया, और एक इतिहासकार के अनुसार वे यूरोप लौटकर भगवान से अपने पापों की माफी मांगने लगे। कुल मिलाकर लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान देना चुना और खुद को शहीद बना लिया। जो लोग जीवित बचकर अपने देश लौटे,
उन्होंने जापानियों की क्रूरता की कहानियां सुनाई। कहते थे कि वहां के यातना के तरीके बेहद घिनौने थे। हालांकि ये थोड़ा पाखंडी जैसा था, क्योंकि यूरोप में खुद लोग चुड़ैल बताकर औरतों को जिंदा जला रहे थे। पर जैसे 80 और 90 के दशक के जापानी गेम शो में प्रतिभागियों को बेइज्जत किया जाता था, वैसे ही मध्यकालीन जापानियों को अपने कैदियों को शर्मिंदा करना अच्छा लगता था। एक सज्जा में किसी ईसाई को पैरों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता और फिर उसे इंसानी गंदगी से भरे गड्ढे में उतारा जाता। उन्हें असल में उस गंदगी में दम घुटकर नहीं मारा जाता, वो तो बहुत तेज मौत होती। असल मकसद था उन्हें अपमानित करना। उल्टा लटकाने का मुख्य उद्देश्य था दर्द देना या फिर सिर में खून के जमाव से मौत कराना। सिर्फ 20 मिनट उल्टा लटकने से सिर में सूजन आ सकती है, सेरेब्रल ईडेमा हो सकता है, जिससे स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है। दिल को पैरों में खून भेजने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर तब तक सांस लेने में दिक्कत से मौत न हो चुकी हो तो हां, असली समस्या वो गंदगी वाला गड्ढा नहीं था, बल्कि सिर में जमा खून था। लेकिन जापानी अधिकारियों के पास मरने की प्रक्रिया को और धीमा करने का भी तरीका था। वे पीड़ित के माथे पर चीरा लगा देते, जिससे दिमाग पर दबाव कम हो जाता। इससे मिशनरी को काफी वक्त मिल जाता कि वह अपने जल्लादों को बता दे कि यीशु मसीह और भगवान शायद उतने असली नहीं थे जितना वह पहले सोचता था। चलिए नंबर 7, पत्थरों से दबाना। जैसा कि आपने अब तक देखा, जापानी यातना के कई तरीके यूरोपीय तरीकों से काफी मिलते जुलते थे, जैसा कि यूरोप में मध्यकालीन समय में किया जाता था। उदाहरण के लिए, यूरोप में एक आम यातना का तरीका था प्रेसिंग, जिसमें दोषी व्यक्ति को पत्थरों के नीचे कुचल दिया जाता था। मौत का कारण आमतौर पर दम घुटना या आंतरिक अंगों का फट जाना होता था, और ये प्रक्रिया कई दिन तक चल सकती थी। कभी कभी तो जनता खुद पीड़ित की जान जल्दी खत्म करने के लिए ऊपर कूद जाती थी। लेकिन जापानी संस्करण थोड़ा ज्यादा हाईटेक था। वे ढेर सारे पत्थरों के बजाय बारीक तराशे हुए पत्थर की स्लैब्स का इस्तेमाल करते थे, और उसमें एक अतिरिक्त क्रूरता भी जोड़ते थे। दोषी को सोराबान बोर्ड पर घुटनों के बल बैठाया जाता था। ये एक चटाई जैसी थी, जो लकड़ी के त्रिकोणों से बनी होती थी, जिससे घुटनों पर भयानक दबाव और चोट पड़ती थी। इस प्रथा को इशिदाकी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पत्थरों को गले लगाना। सुनने में तो प्यारा लगता है, लेकिन असल में ये कतई कोमल नहीं था। पीड़ित को बिल्कुल सीधी घुटने मोड़कर बैठी हुई स्थिति में रखा जाता। लकड़ी के नुकीले हिस्से उसकी टांगों में धंस जाते। फिर शुरू होती पत्थर रखने की प्रक्रिया। एक एक करके बड़े और भारी पत्थर उसके पीठ और कंधों पर रखे जाते। ये एक लंबी और खींची हुई यातना थी, जो दर्द पर दर्द जोड़ती जाती थी। कभी जल्लाद उसे पानी की एक घूंट देता या कोई पत्थर हटा देता, फिर थोड़ी देर बाद उसे वापस रख देता। ये मौत धीरे धीरे लेकिन बेहद पीड़ादायक तरीके से आती थी। अब चलते हैं जापान की सबसे भयानक फांसियों में से एक की ओर। नंबर 6, उबाल कर मारना। मध्यकालीन समय में जापान के योद्धा शासक कभी कभी किसी को जिंदा उबाल कर मार देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड में किया जाता था। लेकिन जापानी इस काम में और भी बेहतर थे। वे इसे एक पारिवारिक तमाशा बना देते थे। कम से कम ऐसा ही हुआ था जापान के मशहूर रईस अपराधी इशिकावा गोएमोन के साथ, जिसे 8 अक्टूबर 1594 को मौत के घाट उतारा गया। किंवदंती के अनुसार वह एक समुराई परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जब उसके पिता की हत्या हो गई तो उसने आराम की जिंदगी छोड़ दी और बन गया एक जासूसी और हत्या के विशेषज्ञ, जिसे हम आज निंजा कहते हैं। उसने अपनी बाकी जिंदगी चोरों के एक गिरोह के साथ बिताई, फ्यूडल लॉर्ड्स को परेशान करते हुए अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट देता था। आखिरकार क्योटो में एक बड़े राजनेता की हत्या करने की कोशिश के दौरान वह गिरफ्तार हो गया। सजा, उबाल कर मारना, हमेशा की तरह सार्वजनिक रूप से दी जानी थी और उसके पूरे परिवार को भी उसी कड़ाही में उसके साथ डाला जाना था। अगर आपको उबलते पानी के टब में उतारा जाए तो तुरंत असहनीय दर्द महसूस होगा। लगभग 1 मिनट में आपकी नसों के सिरे जल जाएंगे
और फिर त्वचा के नीचे की चर्बी पकने लगेगी। इसके बाद जैसे जैसे आपके आंतरिक अंग पकेंगे, आप शॉक में चले जाएंगे। गोएमोन की उबाल कर दी गई मौत सिर्फ एक उदाहरण है उस दौर एदो काल 1603-1800 से स्यापर में हुई असंख्य बर्बर मौतों का। एक इतिहासकार के अनुसार उस समय के शोगुन हमेशा इस बारीक रेखा पर चलते थे कि लोग उन्हें न्यायप्रिय माने या क्रूर शासक। उदाहरण के लिए टोकुगावा त्सुनायोशी, जो एदो काल के 5वें शोगुन थे 1680 से 1709 तक, को खास तौर पर कठोर शासक माना जाता था। उस दौर के महान जापानी इतिहासकार अराई हाकुसेकी ने लिखा कि त्सुनायोशी ने पूरे परिवारों को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दे दी क्योंकि उनके किसी सदस्य ने एक पक्षी के साथ बुरा व्यवहार किया था। बेशक पक्षियों के साथ हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सजाएं शायद जरा ज्यादा ही कठोर थीं। कहा जाता है कि त्सुनायोशी ने मामूली अपराधों के लिए हजारों लोगों को अन्य क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया। लोगों का सुरक्षा का एहसास पूरी तरह खो चुका था, हाकुसेकी ने लिखा। हालांकि हाकुसेकी का कहना था कि त्सुनायोशी के शासन से एक सदी पहले मामूली अपराधियों के लिए हालात और भी बुरे थे। उन दिनों एक मामूली किसान को सिर्फ एक सिक्का चुराने पर भी मौत की सजा दी जा सकती थी, और वो भी सबसे क्रूर तरीकों में। चलिए देखते हैं कि जब समुराई नियम तोड़ते थे तो उनके साथ क्या होता था। नंबर 5, सेप्पुकु हाकुसेकी के अनुसार जब किसी समुराई को मौत की सजा दी जाती थी तो लगभग हमेशा उसे सेप्पुकु करनी पड़ती थी, यानी तांतो नामक एक छोटे ब्लेड को पेट में घोंपकर पेट को चौड़ा चीर देना। किताब बुशिडो द सोल ऑफ जापान में सेप्पुकु को एक ऐसी प्रक्रिया बताया गया है जिसके जरिए योद्धा अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकते थे, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकते थे, अपमान से बच सकते थे, दोस्तों का बदला ले सकते थे या अपनी सच्चाई साबित कर सकते थे। संक्षेप में कहें तो ये मरने का सम्मानजनक तरीका था। समुराई ऐसा करके अपने परिवार को जापान की अत्यधिक प्रतिष्ठा आधारित संस्कृति में बदनामी से बचा लेते थे। सेप्पुकु के अलग अलग तरीके थे। एक था इचिमोंजी कट, जिसमें ब्लेड को बाएं से दाएं खींचा जाता था। इसे एलिगेंट तरीका माना जाता था, हालांकि एलिगेंट शब्द दिमाग में आना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा था जुमोंजी, जिसमें पहले बाएं से दाएं कट लगाया जाता और फिर पसलियों के पिंजरे की ओर ऊपर की तरफ एक लंबवत कट, यानी अतिरिक्त स्टाइल के लिए। सवाल है, क्या इसमें दर्द होता था? आमतौर पर इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता था, लेकिन कुछ सेप्पुकु ऐसे भी हुए जो गलत तरीके से किए गए। सबसे बदनाम मामलों में से एक था मशहूर कवि और लेखक, एक अति राष्ट्रवादी जिसे पश्चिमी भौतिकवाद या वैश्वीकरण से कोई लगाव नहीं था। उसका नाम या कहें कलम नाम था युकियो मिशिमा। 1970 में एक कूदेता तख्ता पलट की कोशिश के दौरान, जिसमें वह समुराई की महिमा और सम्राट की सेवा के बारे में चिल्ला रहा था, उसने सेप्पुकु किया या कहें करने की कोशिश की। जैसे ही वह दर्द से चीख रहा था, उसका दूसरा साथी मासाकात्सु मोरिता उसका सिर काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 प्रयासों के बाद भी मिशिमा खून के तालाब में तड़प रहा था। आखिर में तीसरे आदमी हिरोयासु कोगा ने यह काम पूरा किया, लेकिन इससे पहले मिशिमा ने अंतिम क्षणों में असहनीय पीड़ा झेली थी। तो क्या सेप्पुकु दर्दनाक था? बिल्कुल। और अगर आपके पास तुरंत काम खत्म करने वाली टीम न हो तो यह और भी भयानक हो जाता था। शुरुआती दिनों में, यानी 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में, सेप्पुकु हमेशा एक अकेले व्यक्ति का काम माना जाता था, लेकिन इतिहास की किताबें बताती हैं कि यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है। एक बेहतर तरीका था तलवार की नोक को अपने दिल पर रखना और उस पर गिर जाना, लेकिन जैसा आप सोच सकते हैं, कभी कभी लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। यही कारण था कि बाद में इस पूरे खूनी काम को परफेक्ट किया गया। मुरोमाची काल के अंत 1336-1573 में तीसरे व्यक्ति की भूमिका आई। बाद में ईदो काल में सेप्पुकु को मानकीकृत कर एक औपचारिक अनुष्ठान बना दिया गया। काइजाकू नामक प्रक्रिया में एक सहायक काइसाकुनिन आंतें निकालने के बाद व्यक्ति का सिर काट देता था। यह सहायक के लिए एक सम्मान की बात होती थी, लेकिन अगर वह एक ही वार में सिर नहीं काट पाता तो उसे भी अपमानित किया जाता, और यही वजह थी कि हमेशा एक बैकअप मौजूद रहता था।
जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जापानी लोग इसके लिए अक्सर लाशों और कैदियों पर अभ्यास करते थे। 18वीं सदी में कुछ कमजोर दिल वाले लोगों ने फैन सेप्पुकु शुरू किया, और अगर आपको दर्द पसंद नहीं था तो यह एक बेहतर विकल्प था। इसमें दोषी समुराई केवल एक पंखा पकड़ता था जो चाकू का प्रतीक होता था। यह पेट चीरने के कार्य का प्रतीक मात्र था, और फिर सहायक उसका सिर काट देता था। राज्य द्वारा मारे जाने के मामले में यह शायद सबसे गरिमामय मौत मानी जाती थी। जैसा कि आप अब देखेंगे, आम किसानों और कुछ यूरोपियों की हालत इससे कहीं ज्यादा बुरी होती थी। नंबर 4, क्रूसिफिक्शन। जब हम सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आम तौर पर सैंडल, धूल भरी दाढ़ियां और लाल रोमन चोघों की छवियां आती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान में कभी क्रूस पर चढ़ाना या हारेत्सुकी जैसी सजाएं काफी आम हुआ करती थीं। इसका एक बड़ा कारण वे कहानियां थीं जो 16वीं शताब्दी में जापान पहुंचने के बाद ईसाई मिशनरियों ने वहां के लोगों को सुनाई। यह शुरुआत पुर्तगाली नाविकों से हुई जो रास्ता भटक कर ऐसे देश में पहुंच गए थे जिसकी संस्कृति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 1539 में स्पेनिश मिशनरी भी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि सामंती शासक आपस में युद्ध कर रहे हैं। यह काल आज वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय लोगों को शुरू में वहां सहन किया गया और कुछ सामंती सरदारों को उनके लाए गए बंदूकें भी बहुत पसंद आईं, लेकिन ईश्वर का संदेश और हथियारों की चमक जल्द ही फीकी पड़ गई। 1630 में जापान ने साकोकू यानी बंद देश की नीति लागू कर दी। यूरोपीय यात्रियों ने जापानी शैली की फांसियों के बारे में लिखा, जिनके अनुसार मामूली अपराधों के लिए भी यह आम थी। उन्होंने बताया कि दोषी को आमतौर पर घोड़े पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता था। उसके अपराध का विवरण एक बैनर पर लिखकर उसके ऊपर टांग दिया जाता था। क्रूस पर चढ़ाने के मामलों में दोषी को कीलों से नहीं बल्कि रस्सी से क्रॉस पर बांधा जाता था। उसे मौसम की मार से मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि मौत का कारण आमतौर पर शरीर में भाले से किए गए वार होते थे, जिसे कुशियाशी कहा जाता था। योद्धा वर्ग खुद हत्या करने में शामिल नहीं होता था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जनता उन्हें निर्दयी समझे। इसलिए यह काम समाज के बहिष्कृत वर्ग को सौंपा जाता था। ये जल्लाद अक्सर यारी नाम के तलवार जैसे भाले का इस्तेमाल करते थे। सदियों तक यारी का उपयोग योद्धाओं द्वारा औपचारिक लड़ाइयों या युद्ध में किया जाता रहा, लेकिन जब युद्ध अधिकतर नजदीकी लड़ाई पर केंद्रित हो गए तो यह हथियार बदल गया। क्रूस पर चढ़ाना किसी भी तरह सम्मानजनक नहीं माना जाता था। दोषी का शव बहिष्कृत वर्ग द्वारा चलाए जाने वाले फांसी के मैदान में क्रॉस पर कई दिनों तक लटका छोड़ दिया जाता था, और अपमान बढ़ाने के लिए यह था गोकुमोन यानी गेट्स ऑफ हेल। इसमें दोषी का सिर शरीर से अलग करके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता था, ताकि यह दिखाया जा सके कि मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलेगी। फिर थी वाटर क्रूसिफिक्शन, जिसे जापानी में मिजु हरित्सुकी कहा जाता था। यह सजा ज्यादातर उन जिद्दी ईसाइयों को दी जाती थी। इसमें दोषी को ज्वार के समय समुद्र किनारे एक क्रॉस पर बांध दिया जाता था, और जब पानी का स्तर बढ़ता तो वह धीरे धीरे डूबकर मर जाता। क्योंकि यह प्रक्रिया काफी मेहनत वाली थी, इसलिए कभी कभी सीधी सिर कलम की सजा दे दी जाती थी। यह समझना जरूरी है कि उस समय के जापान में भेदभाव पूरी तरह स्वीकार्य था और संस्कृति बेहद एंटीपीसी, आज की भाषा में कहें तो राजनीतिक रूप से बिल्कुल गलततन थी। सामुराई वर्ग समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर था, उसके बाद किसान, फिर कारीगर और उनसे नीचे व्यापारी। सबसे निचले पायदान पर थे सामाजिक बहिष्कृत, जैसे भिखारी, खून पोंछने वाले और सिर काटने वाले जल्लाद। वर्ग व्यवस्था इतनी सख्त थी कि निचले दर्जे का सामुराई भी ऊंचे दर्जे की सामुराई महिला से शादी नहीं कर सकता था। बहिष्कृत लोग झुग्गियों में रहते थे और उन्हें अपने से ऊपर के वर्ग से शादी करने की अनुमति नहीं थी। इन सबसे नीचे के लोगों के अलग अलग नाम थे। हीन, जिसका मतलब है गैर व्यक्ति, ईता अर्थात महान गंदगी, और सेन, जिसका मतलब है सबसे निचले लोग। इन बहिष्कृतों को कगारे से जोड़ा जाता था, जो सामाजिक अशुद्ध,
अपवित्रता, मृत्यु, खून, वर्जना या पाप जैसी चीजों से संबंधित थी। ऊपरी वर्ग के लोग कगारे से जितना हो सके दूर रहना चाहते थे, लेकिन अगर कोई आम आदमी कानून तोड़ता तो कम से कम एक शहर में सजा के तौर पर उसे इन गंदे गैर व्यक्तियों के बीच भेज दिया जाता था। इस तरह बहिष्कृत समाज का सबसे तिरस्कृत हिस्सा बन जाते थे। यह काम तड़पाने और मारने के समय काम आता था। रिकॉर्ड बताते हैं कि जब किसी का सिर कलम कर दिया जाता तो 2 या 3 बहिष्कृत आगे बढ़कर धड़ को पकड़ते और गर्दन को नीचे दबाते ताकि खून उस खाई में बहे जो उन्होंने पहले ही खोद रखी थी। फिर उन्हें शरीर का निपटारा करना होता और सिर को इस तरह साफ करना होता कि वह सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सुंदर दिखे। जब शरीर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता तो बहिष्कृत दिन रात उसके पास पहरा देते ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके या चुरा न ले। अगर सिर को शहर में घुमाना होता तो वही लोग उसे उठाकर ले जाते। इसका कारण यह था कि योद्धा वर्ग खुद हत्या कर सकता था, लेकिन जनता की नजर में दयालु दिखना चाहता था। बेशक जनता बहिष्कृतों को जल्लाद और कसाई समझती थी, जैसे कि उनके पास कोई और विकल्प था, लेकिन ये लोग जलाने का काम भी करते थे। तो अब देखते हैं वह नंबर 2, जलाना, बर्निंग, खंभे पर जलाना, जिसे जापानी में हयाबुरी कहा जाता था। मध्ययुगीन जापान में यूरोप जितना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन होता जरूर था। आग तैयार करने, दोषी को खंभे से बांधने और जलने के बाद शरीर के निपटारे का काम बहिष्कृत ही करते थे। यह सजा आमतौर पर आगजनी करने वालों के लिए रखी जाती थी। अच्छी बात यह थी कि दोषी कुछ ही मिनटों में धुएं से दम घुटने से मर जाता था, लेकिन बुरी बात यह थी कि कभी-कभी आग को जानबूझकर धीमी जलने वाली बनाया जाता, यानी दर्द और पीड़ा ज्यादा हो। यूरोप में आरोपित जादूगरनियों या विधर्मियों को दया के तौर पर पहले गला घोंटकर मार दिया जाता था, लेकिन जापान में सार्वजनिक फांसी का मुख्य उद्देश्य शर्म और कष्ट को अधिकतम करना होता था। एक उदाहरण 1633 में ईदो, अब टोक्यो शहर में एक सब्जीवाले की बेटी को आगजनी के आरोप में खंभे पर जला दिया गया। कहा जाता है कि पिछले साल की एक बड़ी आग में वह प्यार में पड़ गई थी, लेकिन जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी वह व्यक्ति उसके जीवन से गायब हो गया, तो अगले साल उसने वही किया जो कोई भी बेबस रोमांटिक कर सकता था। उसने एक और आग लगा दी, इस उम्मीद में कि वह फिर से आ जाएगा। लेकिन अफसोस, उसकी चालाक योजना नाकाम रही। यहां तक कि अगर आग गलती से भी लग जाती तब भी बड़ी मुसीबत हो सकती थी, क्योंकि उस समय के जापान में लगभग सारे घर लकड़ी के बने होते थे और एक आग पूरे गांव को जला सकती थी। टोकुगावा काल में रसोई का चूल्हा बेकाबू होने पर भी लोग बेहद सख्त सजा पाते थे। परिवार के मुखिया को गंभीर माफी मांगनी पड़ती थी और अगर किस्मत अच्छी होती तो शायद मंदिर में कुछ प्रायश्चित करके बच निकलते। उन दिनों कई लोग मुश्किल में पड़ने पर मंदिर में शरण ले लेते थे और कभी-कभी उदार शोगुन आम माफी का ऐलान कर देता था। लेकिन सबसे भयानक सजा थी आरी से काटना। नंबर 1, आरी से काटना और शरीर फाड़ना इससे कहीं ज्यादा डरावनी सजा थी नोकोबिकी, यानी आरी से बीच से काटना। दोषी को फिर से बहिष्कृत लोग गलियों में घुमाते थे। उनके हाथ में भाले और ऊपर हवा में लहराता हुआ सजा का बैनर होता था। फांसी की जगह पहुंचकर बहिष्कृत लोग एक गहरा गड्ढा खोदते और दोषी को उसमें ऐसे गाड़ देते कि सिर्फ उसका सिर बाहर रहे। वह वहां 2 से 3 दिन तक रहता, जबकि आम लोग उसके ऊपर से गुजरते। सबसे खराब बात यह थी कि जो आरी उसका सिर काटने के लिए इस्तेमाल होती वह लकड़ी की बनी होती थी, यानी बिल्कुल भी तेज नहीं और काफी दर्दनाक। इससे भी बुरी सजा थी शरीर फाड़ना, बिल्कुल यूरोप के क्वार्टरिंग जैसा। दोषी के हाथ पांव 2 घोड़ों से बांध दिए जाते, फिर घोड़ों को कोड़ा मारकर दौड़ा दिया जाता, जिससे उसके अंग अलग हो जाते। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गंदगी कौन साफ करता था। ये सारी बर्बर प्रथाएं 1868 में उस दौर के खत्म होने और मेइजी काल के शुरू होने के साथ समाप्त हुईं। मेइजी सरकार ने काइटे रित्सुरे यानी संशोधित दंड संहिता लागू की, जिसमें क्रूस पर चढ़ाना, आरी से काटना, शरीर फाड़ना और जलाना जैसी सजाएं प्रतिबंधित कर दी गईं। आज जापान में मृत्युदंड का तरीका फांसी है। यह अक्सर नहीं होता। साल 2000 से अब तक सिर्फ 88 कैदियों को फांसी दी गई है।
2025 में। Thanks for watching.